ठीक। तो जो सिंपल पेंडुलम था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये बताए थे ना कि जो बॉब होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है बॉब, उस बॉब को हम लोग क्या माने थे, याद है? याद करो, पॉइंट मास माने थे, याद है? तो यहाँ पर ये पॉइंट मास नहीं होगा, यहाँ पर ये एक्सटेंडेड बॉडी होगा, मतलब जिसमें लेंथ वेथ थिकनेस होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते थे रोटेशन वाले चैप्टर में, याद है? रिजिड बॉडी बोलते थे, ठीक है ना। तो जब एक पॉइंट मास जो था ना बॉब, ठीक है, ये पॉइंट मास था बॉब, इसके जगह पर एक रिजिड बॉडी लगा देना है। अब ये जब ऑसिलेट करेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो बस यही सिंपल सी बात है कि व्हेन बॉब, तो बॉब माने क्या था, पॉइंट मास, है ना। बॉब का मतलब था पॉइंट मास। व्हेन बॉब is replaced by an extended rigid body। हम सिंपल पेंडुलम को टॉर्क मेथड से पढ़ाए थे, ध्यान है? दो मेथड से बताए थे, फोर्स मेथड और एक टॉर्क मेथड, याद करो। हाँ बताए थे, देखो मैं इस तरीके से बताया था कि जैसे ये बॉब है, तो बॉब पॉइंट मास था, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसे डिस्प्लेस किया, ठीक है। हम कहते थे कि इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, नीचे हम लोग अप्लाई करते थे, याद आया, mg, है ना। फिर मैं बताता था एक टर्म होता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता था, वो स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते थे, है ना। और वहां पर हम ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करता है ना। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या बन जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से फोर्स के लाइन पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ठीक है। इसे हम लोग बोलते थे, इस वाले लेंथ को आर परपेंडिकुलर, जो कि आ जाता था क्या, याद है? अगर ये एल था तो ये भी हम बताए थे कि थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये था एल साइन थीटा। फिर हम लोग लिखते थे इसका टॉर्क, ठीक है। हम कहते थे कि इसका टॉर्क बराबर होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई एल था, ठीक। तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू आई एल था, तो आई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आर परपेंडिकुलर की जगह और एफ की जगह पे लग देंगे हम एम जी इंटू एल साइन थीटा, है ना। पिछले कई क्लासेस में हम ये बताते रहे थे कि फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम ये बताए थे कि आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एल इंटू थीटा। फिर मैं ये भी बताया था
कि हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन में आई इंटू थीटा। फिर हम बोले थे कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जब हम कंपेयर करते थे तो कंपेयर करने पे हम क्या पाते थे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है एम जी एल अपॉन में आई, है ना। और इतना आने के बाद हम लोग टाइम पीरियड लिखे थे जी, याद कर लो 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, तो आई बाई एम जी एल। ठीक है, अभी दोबारा हम लिख दिए हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम डेरिवेशन है ही है, ठीक है ना। अब क्या अंतर होगा उसको खाली हम फिगर में समझाएंगे। करना क्या है, जहाँ पर ये पॉइंट मास था ना, यहाँ पर कोई एक रिजिड बॉडी ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे इमेजिन कर लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ये हो सकता है रिजिड बॉडी, देखो, और ये जहाँ पे बॉब दिखाए हैं ना, इसको हम दिखा देंगे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और जैसे इस रिजिड बॉडी को ऐसे टिल्ट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऐसे ही चलेगा जैसे बॉब चलता था। तो यहाँ पर L जो होगा वो L क्या हो जाएगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना ही ना। तो बस यही खाली करना था काम, बाकी इसमें कोई अंतर है ही नहीं, ऐसा समझ में। इसीलिए हम सिंपल पेंडुलम भी पढ़ाते वक्त उसको 2 टाइप से बता दिए थे, क्योंकि आगे चल के ये करना ही था हमें, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, कोई रिजिड, इसको ऐसे हमने टिल्ट कर दिया है, क्लियर। तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि यहाँ पर L का क्या मतलब है। तो L का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू दी CG माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजिड एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड एक्सटेंडेड बॉडी। और ये हो गया तुम्हारा खत्म फिजिकल पेंडुलम, ठीक है ना। देखो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है बाबू, ये वाला, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया है आई, ठीक है। और हमने पढ़ा था आई इक्वल टू होता है क्या, ICM प्लस ML स्क्वायर, याद है, या हम लोग उसको MD स्क्वायर लिखते थे, D को हम यहाँ L लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, M इंटू KCM स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। जहाँ पर K का नाम याद है, होता था रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन स्पेशली सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसका K है ये, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम इस फार्मूला को अपने टाइम पीरियड वाले फार्मूला में रख देते हैं, तब ये कितना आ जाएगा बाबू, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल था ना, यही था ना, आई बाई एम जी एल। तो इसको लिख देंगे KCM का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, M कॉमन ले लिए हैं, और M देखो ना कट कैंसिल भी हो गया ना। अब ये आ गया बाबू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ
KCM का स्क्वायर बाई L प्लस L और इंटू 1/g। देख लो तो ये सही है। इस L को इसके नीचे डिवाइड में भेज दिए हैं, ये ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या है, सिंपल पेंडुलम वाला फार्मूला एक बार याद करो। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला था 2π√L/g। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इस L के जगह पर ये पूरा टर्म आ गया है? तो याद है मैं ऐसे पढ़ाया करता था कि इसको हम लोग L इक्विवेलेंट कहेंगे, इसको G इक्विवेलेंट या G अफेक्टिव कहेंगे, याद आ रहा है? अफेक्टिव। तो इस चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के जैसा लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो T इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख देंगे 2π√L/g, और यहाँ बता देंगे इस L का जो मीनिंग है इसको हम बोलेंगे क्या, अफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अफेक्टिव लेंथ। इसको कि हम लोग क्या मान लिए थे, ये KCM स्क्वायर बाई L प्लस L, ठीक है। नोट कर लो इसको। टाइम पीरियड और इस L में अब हमको रिलेशन जानना है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है कि L बढ़ाने पे ना पहले टाइम पीरियड घटता है, उसके बाद बढ़ता है, ठीक है। तो एक जगह पे ना ये मिनिमम भी हो जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। बोलो, इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, ठीक है। तो dt अपॉन dl कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए याद है ना, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना पड़ता है। अच्छा, ये तुम जानती हो कि y इक्वल टू अगर √x रहे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/2√x आ जाता है। नहीं जानती हो क्या? x का पावर हाफ है ना, तो क्या फार्मूला है, पावर आगे आ जाता है और जो पावर है उसमें से 1 घटा दो, तो x का पावर कितना बचा, -½ ये कितना आ जाएगा, 1/2√x आ जाएगा। वही काम इसमें भी करना है, लिखना है क्या ये वाला? ये भी तो रूट ही है ना जी, ये वाला पूरा रूट के अंदर है ना। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2π तो खैर बाहर कांस्टेंट है, 1/√g भी कांस्टेंट है, तो उसका तो बात ही छोड़ दो, खाली इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 √KCM स्क्वायर बाई L प्लस L। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो पूरा लिखे हैं ना ये पूरा यूजलेस है, क्योंकि ये 0 में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये पूरा। अब जो लिख रहे हैं वो अपने काम का चीज है। पहले हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो KCM यहाँ पे कांस्टेंट का वर्क करेगा, ठीक है ना। बाकी L
का डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, कि एल का पावर -1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगी तो आ जाएगा -1/L²। ये समझ में आई कैसे हुआ, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा चीज दिख रहा है ना, ये वाला, इसको ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जाके 0 में तो खत्म ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। इसको गायब कर दे क्या या रहने दे? चलो तुम अभी देख लो। तो इसके होने न होने का कोई मीनिंग नहीं है, इस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे क्योंकि ये 0 में खत्म हो गया। अब बाकी जो बच रहा है इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये हो जा रहा है क्या, -KCM²/L² + 1, है ना। तो ये अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा क्या, ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये पता चल गया कि टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब KCM बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो यही था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, L डिस्टेंस जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी तो कोई एक पॉइंट हो सकता है, बताओ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक जगह पे डिस्टेंस होगा L, नीचे भी कहीं एक डिस्टेंस होगा L, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, एक्चुअली टाइम पीरियड क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा या 2K हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि दो पॉइंट्स जिसके अबाउट टाइम पीरियड क्या रहता है मिनिमम, उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ KCM, ठीक है। और इसका ग्राफ भी देख लो, इसका यदि ग्राफ बनाया जाता है ना टाइम पीरियड वर्सेस L का, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, दिख रहा है। तो जिस समय टाइम का मिनिमम वैल्यू देख रही हो ना, ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पर L का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाता है, KCM के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मिनिमम टाइम पीरियड का वैल्यू निकालने के लिए आए तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए बस हमें पुट करना होगा, यहाँ पर KCM के जगह पर L पुट कर देंगे, तो एक L और एक L कट जाएगा ना इसमें, तो बचेगा क्या, 2L बचेगा, ये हो जाएगा 2/√2L/G या फिर 2KCM/G। ये है मिनिमम टाइम पीरियड। नोट कर लो। हाँ, तो मुद्दा ये है कि सपोज एक लड़की है, लड़का भी हो सकता है, बट जो भी हो वो झूला झूल रहा है, क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। और झूले पे झूलने का ना दो सिस्टम है, या तो जो पटरा होता है ना, पटरा लकड़ी का जिस पे बैठना होता है, पटरा यानी प्लैंक, प्लैंक ही कह लो, है ना। तो प्लैंक पे वो जो लड़का या लड़की है ना, एक बार तो बैठा हुआ है और एक बार खड़े है। तो बैठा हुआ है तब टाइम पीरियड, और खड़ा है तब टाइम पीरियड, दोनों में कौन सा वाला टाइम पीरियड ज़्यादा या कम होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे है कि सपोज
अगर एक स्विंगिंग if she suddenly stand up, then what happens to time period? What happens to time period? तो देखो इसका जवाब क्या है। लड़की झूला झूल लिया तो ये फिजिकल पेंडुलम की तरह हो गई, बताओ। तो हम लोग टाइम पीरियड इक्वल टू ये लिए है ना, 2π√L/G। तो इसको मान लो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही होता है ना। तो अब जब खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, नाभि पे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेवल। अरे नाभि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आज जो भी है। अरे कोई कोई कहता है कि हिंदी में काहे बोलते हैं, और हिंदी ज़्यादा आता है तो कुछ ही बोले। तो समझ लो ये क्या है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये झूला है। और जब बैठा हुआ रहेगा तो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, जब खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कुछ ऊपर हो जाएगा ना। तो एल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा खड़े होने पर, तो इसलिए टाइम पीरियड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा खड़े होने पर, कम ना। मान लो कि ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और इसको ऐसे फिजिकल पेंडुलम का फॉर्म में इसको हम लोग बना दिए हैं, और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। बताओ ये क्या भरा हुआ है, जल्दी बोलो। अरे इसमें बालू हो सकता है, सैंड, वाटर भी हो सकता है, पानी, या फिर बिहार में जो बैन है वो भी हो सकता है। क्या, वाइन। यहाँ पे नीचे को छेद है, होल, इसमें से क्या हो रहा है, टपक रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है। तो लीक कर रहा है, ऐसे 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 झूल रहा है ये। तो इसके टाइम पीरियड में बताना है कि क्या अंतर आएगा समय के साथ। सही बात है। टाइम पीरियड पहले जो है ना इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। क्या तुम बता सकती हो इसके पीछे का वजह? है गर्दा, एक नंबर, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। यानी कि ये सवाल तुम पहले बनाई हुई हो, यही ना। अगर सोच ले तो बहुत बढ़िया, तुमको 21 तोप का सलामी, ठीक है। जब ये पूरा भरा हुआ रहेगा ना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, बीच में, ऐसा कुछ होगा। और ये इसका मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम लाइन खींच दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ समय के बाद क्या होगा बाबू कि अभी कुछ लीक कर जाएगा, करेगा ना,
तो लीक करेगा तो हम आगे का कोई सिचुएशन मान लें, देखो ऊपर से गायब हो गया ना लिक्विड या सैंड जो भी है ना। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ खिसक गया होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो ऐसा हुआ तो जो अफेक्टिव लेंथ होता है, लेंथ इंक्रीज कर गया होगा, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। अब इसके आगे फाइनली क्या हो सकता है, फाइनली नहीं, फाइनली नहीं, अभी फाइनली नहीं, फाइनली फाइनल में करेंगे, अभी नहीं फाइनल करते हैं। अब इसको हाफ फिल्ड करते हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, है ना। जब ये हाफ फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ इसके आगे जो है ना, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद जब और खाली होगा ना, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वापस से ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देगा। हाफ फिलिंग के बाद, हाफ फिलिंग क्या है, हाफ फिलिंग। इसके बाद क्या होगा, ऐसा अगर कुछ हुआ हाफ फिल के बाद और पानी लिख दिया, तो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ देख पा रही होगी, यहाँ पे अब इस लाइन से हम और ऊपर अब खिसकाना चालू कर देंगे, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर जाना चालू कर देगा, ठीक है। और जब पूरा खाली हो जाएगा ना, एकदम हॉलो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस से कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, क्योंकि एल बढ़ रहा है। इस जगह पे मैं बता रहा हूँ एल का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इसके बाद एल वापस से कम होगा, ठीक है ना, टाइम पीरियड वापस से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर एल वापस वही हो जाएगा जितना था स्टार्टिंग में, तो टाइम पीरियड वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यानी कि टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा और वापस नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नीट का ही है, ये सवाल नीट में पूछा था कि टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेज फर्स्ट, बिकम मैक्सिमम, डिक्रीजेज एंड देन बिकम क्या, नॉर्मल, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीजेज फर्स्ट, बिकम मैक्सिमम, देन क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेज एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली सेम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज अटेन्ड। सेम वैल्यू मतलब सेम इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो यही सवाल था, सवाल जवाब दोनों सामने ही लिख दिए, छपना है, छाप लिए, वेरी गुड।